हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 11। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं अभी हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा जितना भी हमने पढ़ा था वो आप एक बार जरूर पढ़ के देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उसी को हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आप पिछले भाग को अच्छे से देख के आइएगा और जो भी हमने पढ़ा है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो उसी के ऊपर है हमारा उदाहरण 8.3। तो उदाहरण 8.3 को हम चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है नभीकरागी योगक अभिक्रिया में बेंजील्डिहाइड प्रोपेनॉल से कम अभिक्रियाशील होगा अथवा अधिक। आप क्या अपेक्षा करेंगे। तो बेंजल्डिहाइड प्रोपेनॉल से कम अभिक्रियाशील होगा। तो बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनॉल के बारे में हमें बताना है कि वह ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे या वह कम अभिक्रियाशील होंगे, या फिर एक दूसरे के मुकाबले में कैसे ज्यादा या कम होंगे। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। पहले हमें बताना है, फिर बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अब इसके हल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेंजल्डिहाइड को बनाते हैं। बेंजल्डिहाइड हमारा कैसा था। सबसे पहले हम एक बेंजीन बनाते थे कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं CHO लगा दूंगा तो यह बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कैसा था हमारा। प्रोपेनॉल प्रोप का मतलब है हमारा एक, दो, दूसरा कार्बन, पहला कार्बन, और यह हो जाएगा हमारा तीसरा कार्बन। प्रोप का मतलब होता है हमारा 3 कार्बन। और तीसरे कार्बन पे हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो वह पहले कार्बन पे ही लगने वाले हैं। वो है कि एल्डिहाइड है, तो शुरू के या फिर अंतिम कार्बन में से हम किसी भी कार्बन पे हमारा CHO समूह लगा सकते हैं। तो CHO यहाँ पर आ जाएगा। अब यह बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो चलिए इसके हल से समझेंगे। बेंजील्डिहाइड में कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु प्रोपेनॉल के कार्बन समूह के कार्बन की तुलना में कम इलेक्ट्रॉनोपयोगी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनोपयोगी क्या होता है। जिसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे मैंने H मान लिया, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने मान लिया Fe। Fe के ऊपर मान लो मैंने मान लिया +2, या यह कभी कभी +3 भी होता है। तो यह सब हमारे इलेक्ट्रॉनोपयोगी होते हैं। इलेक्ट्रॉनोपयोगी जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, जिस रिएक्टर में लिखा है इलेक्ट्रॉनो रागी। रागी का मतलब समझ लीजिए कि उस चीज की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी जरूरत है। तो वह हो जाएगा हमारा Fe या फिर Fe+3, या फिर हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता है। तो इन सबको हम इलेक्ट्रॉनोपयोगी मान सकते हैं। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड के अनुनाद के कारण कार्बोनिल समूह की ध्रुवता कम में हो जाती है। तो बेंजल्डिहाइड में आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे मैंने बताया बेंजल्डिहाइड में हमारे 6 कार्बन समूह एक रिंग की तरह जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इस बेंजीन रिंग में लगे हुए हैं। तो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो लेकिन हमारे नवीकरणीय यौगिक अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता था। ठीक है, कोई भी नवीकरणीय आता था और उसको हमें इसमें जोड़ना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो भी द्विआवन लगा हुआ है इसको तोड़ने की हमें जरूरत होती थी। लेकिन यहाँ पर वह तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो इसी वजह से बेंजल्डिहाइड के अनुनाद के कारण कार्बोनिल समूह की ध्रुवता कम हो जाती है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अतः यह प्रोपेनॉल से कम अभिक्रियाशील होगा। इसलिए लेकिन आप प्रोपेनॉल में देखेंगे कि कार्बन कार्बन हमारे सीधे सीधे श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो उसके आखिर में ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आबंध लगा हुआ है। तो उसको तोड़ने में उतनी दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि कार्बन उससे बहुत ज्यादा दूर है। जा- जबकि बेंजील्डिहाइड में हमारे कार्बन रिंग की तरह जुड़े हुए हैं ना, वह उसके काफी पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रोपेनॉल ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि देखिए ए वाला कार्बन है, यह भी इस पर इफेक्ट डालेगा, यह भी इस पर प्रभाव डालेगा, इस तरह यह भी इस पर प्रभाव डालेगा। इस तरह इसी वजह से जो भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है वह तोड़ने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो यह हमारा कम अभिक्रियाशील होगा। जबकि कुछ इस तरह से हमारा प्रोपेनॉल होता है।
इसके आसपास देखिए कार्बन नहीं है, लेकिन बेंजीन में कुछ इस तरह से इसके पास में कार्बन था, तो यह हमारा बॉन्ड आसानी से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे कोने भी एन आके जुड़ जाएगा। एन हमारा क्या होता था, एन था हमारा नवीकरागी, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनकरागी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब देखिए इंग्लिश में होता है लविंग, मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। नवीकरागी मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम क्या करते थे, न्यूक्लियस था हमारा प्रोटॉन हम मांग सकते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Fe+3 इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ जाना, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, आगे हम पढ़ेंगे नवीकरागी यौगिक और नवीकरागी यौगिक विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो चलिए अब इन उदाहरणों को एक एक करके देखेंगे। सबसे इस भाग में हम दो उदाहरणों को देखने वाले हैं। एक है हमारा हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ संयोजन, और दूसरा है हमारा सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड क्या था, बस इसमें बाइसल्फाइड का मतलब क्या होता है, जैसे Na2SO4 था हमारा सोडियम सल्फाइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बाइसल्फाइड में एक H आ जाएगा, और फिर SO4 ऐसे हो जाएगा, तो हमारा सोडियम बाइसल्फाइड। और हाइड्रोजन साइनाइड का तो आपको पता ही है, HCN होता है सीधा सीधा, क्योंकि CN के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, तो एक 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 परमाणु लेकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमें इसका संयोजन देखना है, फिर उसका सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन भी देखना है। तो चलिए अभी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCN का संयोजन, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से HCN अभिकृत होकर संयुक्त साइनोहाइड्रोजन देते हैं, ठीक है। शुद्ध HCN के साथ यह अभिक्रिया बहुत धीमी होती है। जब हम केवल और केवल HCN लेते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत ही धीमी होने वाली है, अतः यह क्षार द्वारा उप- उत्प्रेरित की जाती है और जनित साइनाइड आयन प्रबल नवीकरागी CN, जैसे देखिए नवीकरण से ही क्या कहते हैं, CN- कार्बोनिल यौगिकों पर संयोजित होकर संगतः सायोनाइहाइड्रोजन देते हैं। सायोनोहाइड्रोजन उपयोगी संश्लेषित मध्यवर्ती होते हैं। देखिए तो यहाँ पर होता क्या है, होता है कि HCN होता है और उसके साथ हमारा एक हाइड्रोक्सी का एक परमाणु जो भी है हमारा OH- दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर देखिए यह OH है, इसको एक हाइड्रोजन की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा यह थोड़ा सा मैंने बता दिया, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसको एक पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी, जो कि हमारा यहाँ से हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो यहाँ से HO यहाँ से हो जाएगा, H यहाँ से हो जाएगा, तो यह कुछ HOH को हम क्या लिखते हैं, HOH को लिखते हैं H2O, जो कि हमारा जल का सूत्र है। तो जल का सूत्र कुछ यहाँ पे H2O निकल आएगा, और जो कि हमारा CN है। अब कार्बन पे आपको पता होगा, कार्बन पे हमारे अभी दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे दर्शाए गए हैं, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव चार्ज था वो निकल गया है, तो पॉजिटिव निकल गया तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो यह कुछ CN- + H2O बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि यह होता कैसे है, तो इसको इसकी मदद से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखिए यह हमारा कार्बोनिल समूह कुछ इस तरीके से दिया होता है। एक कार्बन होगा, उसके ऊपर द्विआवन द्वारा एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, यहाँ पे कुछ दोनों तरह समूह जुड़े होंगे। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ जाता है थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा मतलब बहुत ही थोड़ा सा। और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा निगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको भी माइनस डेल्टा हम लिख देंगे, ठीक है। और जब इसका CN के साथ संयोजन होगा तो क्या बनेगा, CN के साथ संयोजन होगा, देखिए तो जो C है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चार्ज होगा, लेकिन CN क्या है, CN एक तरह से समझ लीजिए हमारा निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज इसकी पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, मतलब कि है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो यह पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ना चाहेगा, तो यह कार्बन के साथ अपना जुड़ना चाहेगा, देखिए यहाँ पे दर्शाया भी गया है, ठीक है, कार्बन के साथ यह जुड़ना चाहेगा। अब होगा क्या, यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आने वाला है, तो बॉन्ड टूटेगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पर यह जुड़ जाएगा। देखिए दोनों हमारे कार्बन ज्यों के त्यों जो पहले था वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन के ऊपर से एक बॉन्ड टूट चुका है, तो वहां पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है।
और का CN हमारा जिंक प्रोटॉन जुड़ जाएगा। तो यह हमारी कौन सी अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया हम पिछले वाले भाग में पढ़ के आए हैं। तो वहां से आप आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा क्या क्या है। और देखिए, जो भी हमारे बीच में चीज बनती है इसी को हम अपना मध्यवर्ती कहते हैं, और मध्यवर्ती कहते हैं, ठीक है। और देखिए, ये चतुर्फलनीय ही है हमारा, ठीक है। और आखिर में हम क्या करते थे? आखिर में हमें जरूरत किसकी होती थी? आखिर में हमें जरूरत होती थी हाइड्रोजन की। वो क्यों होती थी? क्योंकि देखिए, हमारे पास जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो उसके किसकी जरूरत है? उसको एक जरूरत होगी हाइड्रोजन की, ताकि वह हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम में जा पाए, मतलब कि वह फिर सही से स्टेबल बन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, वो सॉरी एक हाइड्रोजन आएगा। देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यह दोनों एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं, तो यह जुड़ेगा। तो यह कुछ इस तरह से दोनों बॉन्ड हमारे लगे हुए हैं, एक तरफ हमारा CN जुड़ जाएगा और जो भी हमारा ऑक्सीजन था उसके साथ हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा साइनोहाइड्रेन। इसका आपको नाम जरूर ध्यान रखना है कि इसका नाम हमारा साइनोहाइड्रेन होता है, जहाँ पे एक साइड CN जुड़ा होता है और एक साइड हमारा OH जुड़ा होता है। तो साइनोहाइड्रेन आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं कि HCN के साथ इसकी अभिक्रिया कैसे होती है। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो अब हमारा सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन, इसकी हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसको देखते हैं कि यह होता कैसे है, ठीक है। तो सोडियम बाइसल्फाइड मैंने आपको बता दिया होता क्या है। सोडियम बाइसल्फाइड देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, यह होता है हमारा NaHSO3। NaHSO3 सॉरी मैंने पहले बताया था NaHSO4 बाय NaHSO3 होता है, क्योंकि यहाँ पे भाई सल्फाइड है ना कि सल्फाइड। देखिए, फाइड और फाइड में आपको ध्यान रखना है, फाइड का मतलब होता है 3 और फाइड का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर फाइड और फाइड में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो NaHSO3 है। तो सोडियम बाइसल्फाइड का हम यहाँ पे संयोजन देखने वाले हैं। तो एल्डिहाइड एवं कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ संयुक्त होकर यौगिक उत्पाद देते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, बस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं, ठीक है। ऐसी सीधी सी बात है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। तो त्रिविमीय प्रभाव के कारण समझ सामान्यावस्था की स्थिति अधिकांश एल्डिहाइडों के लिए दायी और तथा अधिकतर कीटोनों के लिए बाइवर होती है, ठीक है। त्रिविमीय प्रभाव के कारण यह एल्डिहाइडों में होती है दाई तरफ और कीटोनों में होती है बाई तरफ, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक उत्पाद जल में अविलेय होते हैं, ठीक है। जो तनु खनिज अम्लों अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया कर पुनः मूल कार्बोनिल यौगिकों के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए यह एल्डिहाइडों के पृथक्करण व परिष्करण के कारण उपयोगी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी कुछ थोड़ी सी हमें दी गई है कि रिएक्शन होती कैसे है। बाद रिएक्शन में जो भी हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक का उत्पाद बनेगा वह जल में कैसे अविलेय होता है, यही सब हमें दिया गया है। चलिए, अब हम देखेंगे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ इसका संयोजन होता कैसे है। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से एक कार्बोनिल समूह दिया होगा, चाहे हमारा कार्बोनिल समूह, ठीक है। ये हमारा कार्बोनिल समूह बन गया। अब इसमें होता क्या है? इसमें देखिए NaHSO3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? Na हमारा अलग हो जाएगा और HSO3 हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इस तरह से होगा, इसके बीच का एक आवन टूटेगा, एक आवन हमारा मान लो इसके बीच का टूट चुका है, तो यह कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए, इसका बीच का मान लो मैंने एक आवन हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। फिर होगा क्या? एच एस ओ थ्री कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारा निगेटिव चार्ज आने वाला है। अगर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर होगा क्या? वहां पर हमें कोई ना कोई चीज जोड़नी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास Na यहाँ पर फ्री बच गया था, तो हम Na को यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। Na के पास भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। यह हमारा सोडियम है, या तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से यह बन जाएगा, जो कि मैंने बता दिया। HSO3, देखिए SO3 H यहाँ पे लिख दिया, कुछ अच्छी बात नहीं है, यह हो जाएगा। और ONA हमारा यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन स्थानांतरण, मतलब कि जो भी हमारे सही जगह पे जो भी प्रोटॉन है वो चले जाएंगे। अब ज्यादातर होता क्या है, ऑक्सीजन को अपने साथ हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा लगता है, तो वह हाइड्रोजन को अपने साथ लेना चाहेगा,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर से जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ भेज देंगे, और जो भी हमारा यहाँ पे सोडियम बचेगा उसको हम यहाँ पर ले आएंगे। देखिए यह हमारा मध्यवर्ती बन गया है। आप उसको ध्यान रख सकते हो कि मध्यवर्ती हमारा कैसे बनता है, और उसके बाद हम प्रोटॉन स्थानांतरण की मदद से हम कैसे बाइसल्फाइड यौगिक यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा योगज बनेगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, हम Na को यहाँ पर ले आए तो बनेगा SSSO3Na, और H को हम यहाँ पर ले आएंगे तो यह बन जाएगा हमारा OH। इसी को हम बोलते हैं बाइसल्फाइड यौगज यौगिक, जिसको हम क्रिस्टलीय भी बोलते हैं। क्रिस्टलीय क्या होता है, जो कि समझ लीजिए आपने क्रिस्टल देखे होंगे जो कि कुछ कांच की तरह होते हैं। यहाँ पर आपने शक्कर तो देखी होगी, कुछ इस तरह से यह बनता है। ठीक है, तो बाइसल्फाइड कैसे होता है, बाइसल्फाइड को आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ सल्फाइड की मदद से समझ सकती हैं कि यहाँ पे SO3 आने वाला है। ठीक है, तो आपको यह एक अभिक्रिया भी याद रखनी है। ठीक है, बस इसमें याद रखने वाली क्या चीज थी, इसमें याद रखने वाली यह चीज थी कि हमें यहाँ पर जो कि Na और H था, इन दोनों का प्रोटॉन स्थानांतरण भी ध्यान से करना है। और यहाँ पर देखिए हमने पहले अलग से हाइड्रोजन को जोड़ा था क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं था, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही प्रोटॉन है। ठीक है, हमारे पास दो प्रोटॉन है, Na और H। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आखिर में कहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन आखिर में जाएगा हमारे ऑक्सीजन के साथ, और Na हमारा जो कि जहाँ पर प्रोटॉन की जरूरत है वहां पर जो के तो आ जाएगा। तो आखिर में हमें बाइसल्फाइड इस तरह से मिल जाएगा, NaSO3 यह हमारा दूसरी साइड जुड़ जाएगा, और OH हमारा दूसरी साइड जुड़ जाएगा, क्योंकि आखिर में हमारा OH सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने आज आय पढ़ लिया है, तो हमें सही से संभालना। ठीक है, बस यहाँ पे सीधे सीधे यही ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन को आखिर में नहीं जोड़ते हैं, और यहाँ पर हम हाइड्रोजन को आखिर में जोड़ते हैं। ठीक है, तो बस आपको HCN के साथ जो भी अभिक्रिया हुई वो भी आपको ध्यान रखनी है, और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो अभिक्रिया हुई आपको वो भी याद रखनी है। अब आपको करना क्या है, आपने जो भी मैंने कहा था कि आप शुरू में जो भी आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं आपने कॉपी बनाई होगी, तो आपको उस कॉपी में बस एक दो लाइन में करके यह अभिक्रिया सीधे सीधे लिख देनी है, वो इस अभिक्रिया का नाम डालकर ये वाली अभिक्रिया भी सीधे सीधे लिखनी है, ताकि परीक्षा के समय पे आपको क्या होगा, आप सीधे सीधे मतलब परीक्षा के समय के पहले भी आप कई बार पढ़ने वाले हो, तो आप क्या करना, एक कॉपी मान लो आपके तीन चार कॉपी में ही, तीन चार पेज में ही पूरे का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप एक तरीके से सुबह मान लो सुबह उठे तो पूरा एक एक पेज पलट के पूरी अभिक्रिया एक बार देख ली। जब आप 10-15 बार इन अभिक्रियाओं को अच्छे से देख लोगी तो आपको अच्छी तरह से रट जाएंगी, और पेपर में जब भी आएंगी, आपकी परीक्षा में जब भी आएंगी तो आप बस आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर दो अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। आगे भी हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे क्योंकि यह काफी लंबा सा टॉपिक है तो उसको कुछ टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बहुत ही जोश के साथ इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।